यस क्लास, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग क्रिएशन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। हमारे हरियाणा में एग्ज़ाम होने वाले हैं जिसमें आपका हरियाणा एचपीएससी का एग्ज़ाम है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए। अभी सीईटी हुआ था, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, उसका मेंस में भी कॉमर्स की काफ़ी सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। कुछ वैकेंसी ऐसी थी जो हमारे ओल्ड सीईटी में आई थी जिसका एग्ज़ाम नहीं हुआ था, ग्रुप 56 एंड 57 की जब हम बात करते हैं। कुछ वैकेंसी अभी भी आने वाली है न्यू सीईटी के अंडर, तो आप ये मान लो लगभग 1500 वैकेंसीज आपकी ये आ जाएंगी। क्लियर यहाँ तक? तो इन 1500 वैकेंसी के लिए हमने कॉमर्स का फ्री बैच स्टार्ट किया है, जिसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट आपकी रेडी कर दी है। उस प्लेलिस्ट में अभी तक मैंने फाइनेंस की 6 to 7 क्लासेस ली हैं। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, फाइनेंस स्टार मार्क कर लो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भले ही ना आए लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन थ्योरीज के बेस पे, कॉन्सेप्ट के बेस पे जरूर बनेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट आप इसे लेंगे। फाइनेंस के 5 to 6 क्लासेस जितनी भी हैं वो आप रेफर कर सकते हो। सेकेंडली, हमने स्टेटिस्टिक्स के इसके अंदर क्लासेस की हैं, उनको आप रेफर कर सकते हो। किसी को कोई कहीं पे भी डाउट आता है तो ऑफ कोर्स आप लोग कमेंट कर सकते हो। आज जो हम करने वाले हैं वो है हमारी सारी की सारी इम्पोर्टेंट थ्योरीज। एक क्लास में सारी थ्योरी कवर करवाना ऑफ कोर्स पॉसिबल नहीं है। अगर मैं सारी थ्योरीज की बात करती हूँ तो ये आपका 7 to 8 आवर का कंटेंट बनेगा, जिसको मैं लगभग इसमें आपके 4 to 5 क्लासेस रहेंगी। 7 to 8 आवर के कंटेंट के लिए आपकी 4 to 5 क्लासेस रहेंगी। आज हमारी फर्स्ट क्लास है जिसमें हम स्टार्ट करेंगे मैनेजमेंट की थ्योरी से। सबसे पहले थम्स अप देखो, थम्स अप कर दो सारे बच्चे। किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ लो, अदरवाइज हम स्टार्ट करते हैं। क्लियर यहाँ तक? होप सो किसी का कोई डाउट नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आपकी मैनेजमेंट की थ्योरीज। बेटा, मैनेजमेंट की थ्योरी आपकी 3 पार्ट में डिवाइड है। मैं एक बार थोड़ा सा रफ बताती हूँ, पहले आप वेट ए सेकेंड। देखो, सबसे पहले हम अपनी मैनेजमेंट की थ्योरीज पढ़ेंगे। मैनेजमेंट की थ्योरी 3 टाइप से डिवाइड है। एक है आपकी क्लासिकल थ्योरी, सेकंड है आपकी नियो क्लासिकल थ्योरी, एंड द लास्ट वन इज योर मॉडर्न थ्योरी। अभी जो स्टार्ट करने वाले हैं वो क्लासिकल थ्योरी से स्टार्ट करेंगे। क्लासिकल थ्योरी के अंदर आपकी 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी आएंगी, जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी जो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दी है। सेकंड है आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, हेनरी फ्यून ने दी है। एंड द लास्ट वन इज ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट जो मैक्स वेबर ने दी है। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद नियो क्लासिकल के अंदर आप कह सकते हो एन नंबर ऑफ थ्योरीज आती हैं आपकी। बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन ध्यान ये रखना, हम जो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं अभी वो सिर्फ और सिर्फ अपनी 2 से 3 थ्योरीज पढ़ेंगे, क्योंकि जितनी भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की थ्योरी है ना बेटा, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की थ्योरी है, जितनी भी आपकी पर्सनालिटी की थ्योरी है, पर्सनैलिटी की थ्योरीज है, वो सारी की सारी ही आपकी नियो क्लासिकल थ्योरी का पार्ट बनती है। क्लियर यहाँ तक? इसीलिए यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट थ्योरी है उनको करेंगे। बाकी जो थ्योरीज है न्यू क्लासिकल का वो हम नेक्स्ट सेकंड पार्ट में करेंगे, जब ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की थ्योरीज को करेंगे। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट आपकी मॉडर्न थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी के अंदर भी आपकी 3 से 4 टाइप की थ्योरी आती है, लाइक कंटिंजेंसी थ्योरी है, और इसके अंदर आपकी सिस्टम थ्योरीज है। इस तरीके से कवर करते चलेंगे। आज मैनेजमेंट की थ्योरीज पहले पूरी करवाती हूँ। जिस स्पीड से हमारा चला उस हिसाब से देखेंगे कि आगे फर्दर हमें क्या करना है। गॉट इट? स्टार्ट करते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी जो कि हमारे एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दी है। देखो, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट क्लासिकल थ्योरी जो है ना, ये तीनों की तीनों ये आपकी ट्रेडिशनल थ्योरी है। ये आपकी ट्रेडिशनल थ्योरी है। ट्रेडिशनल थ्योरी मतलब
पुराने जमाने की थ्योरी है। तो क्लासिकल थ्योरीज के अंदर, ट्रेडिशनल के अंदर हमेशा कभी भी 2-4 पॉइंट, की पॉइंट बता रही हूँ, तीनों थ्योरीज में एप्लीकेबल होंगे। ह्यूमन रिलेशन पे फोकस नहीं किया जाता, फर्स्ट पॉइंट। क्लासिकल थ्योरीज की तीनों थ्योरीज के अंदर ह्यूमन को एज ए मशीन ट्रीट किया जाता है, सेकेंड पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आ जाओ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो थ्योरी है वो फोकस करती है वर्क एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी पे। ये कहती है कि वर्कर को प्रोडक्टिव कैसे बनाया जा सकता है, क्या एक बेस्ट वे है काम करने का जिससे हमारा 100% रिजल्ट बेटर निकले। ये 99.9% रिजल्ट को भी रिजेक्ट कर देती है। साइंटिफिक का मतलब ही आपको नाम बता रहा है, साइंस। रिजिडिटी, जहां साइंस आ गई वहां आपकी रिजिडिटी आ जाती है। तो ये कहता है हर काम को करने का एक स्टैंडर्ड वे होता है, उस काम को वो स्टैंडर्ड वे फाइंड करो। अगर उस काम को उस स्टैंडर्ड वे के हिसाब से किया जाएगा तो आपका रिजल्ट 100% पॉजिटिव आएगा, अदरवाइज नेगेटिव ही आएगा। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी रिजिडिटी की बात करती है, वर्कर की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए वो बात करती है। इसके अंदर 4 प्रिंसिपल है साइंटिफिक मैनेजमेंट के। फर्स्ट है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, साइंस ओवर द रूल ऑफ थंब, ये भी कह सकते हैं। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब या ओवर द रूल ऑफ थंब का मतलब है कि किसी भी चीज को आप रैंडमली मत करो, करते जा रहे हो करते जा रहे हो करते जा रहे हो, नहीं, उस बेस्ट मेथड को लो जिसने, साइंस ने जिस मेथड को प्रूव किया है। आप ये नहीं कह सकते मेरा मन ऐसा करता है कि मैं ये मेथड ले सकता हूं, नहीं, साइंस ने जिस मेथड को साइंटिफिक तरीके से प्रूवन माना, आप उसी मेथड से काम करोगे। गॉट इट। नेक्स्ट आपका हार्मोनी ओवर डिस्कॉर्ड। ये बोलता है कि हम जितना प्यार प्रेम से काम करेंगे, मिलजुल कर काम करेंगे, रिजल्ट जो है वो तभी बेटर आएगा। अगर सिर्फ आप अपने अपने इंटरेस्ट की बात करते हो, लाइक वर्कर अपने अपने फायदे का देखते हैं, मैनेजमेंट अपने अपने फायदे का देखती है, तो रिजल्ट लॉन्ग टाइम के अंदर बेटर नहीं आएगा। थर्ड है मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन का कंसेप्ट आपको यहाँ बोलता है कि हर एक वर्कर को, एम्प्लॉय को, मैनेजमेंट को अपने माइंड सेट को चेंज करने की जरूरत है। वर्कर को ये मानने की जरूरत है, एम्प्लॉयज को ये मानने की जरूरत है कि जो मैनेजमेंट का डिसीजन है वो अच्छा है, मैनेजमेंट ने जो डिसाइड कर रखा है वो इन लॉन्ग टर्म हमारे फेवर के लिए ही है। सेम इसी तरीके से सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू पे देखा जाए तो मैनेजमेंट को भी अपने डिसीजन को, अपने माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है, अपने माइंड को रिवॉल्व करने की जरूरत है। जहां ये बोला जाता है कि सिर्फ मैनेजमेंट को ये नहीं सोच के चलना कि वर्कर काम करके राजी नहीं है, मैनेजमेंट को अपना माइंडसेट प्रॉपर किस तरीके से करना है कि वर्कर भी काम करना चाहता है, अगर हम उसे काम करने के लिए बेटर एनवायरनमेंट देंगे तो। ये नहीं मानना कि मैनेजमेंट अपने मतलब की है, वर्कर जो है वो अपने मतलब का, दोनों को एक दूसरे की, कहते हैं ना, अगेंस्ट नहीं खड़ा होना, दोनों को टीम वर्क में बिलीव करना, हार्मोनी के साथ काम करना है, कोऑपरेशन के साथ काम करना। आप अलग अलग अपना अपना फायदा देख रहे हो, उससे ओवर आपको एज ए इंडिविजुअल अपना फायदा देखने की बजाय आपको ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट यहाँ पे देखना है। क्लियर यहाँ तक? ये छोटे छोटे 4 प्रिंसिपल थे, ये याद रखना है। क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम के अंदर? एमसीक्यू है तो ऑफ कोर्स कोई भी 3 इसमें से आपको दे दिया जाएगा, फोर्थ कोई और नाम दे दिया जाएगा और आपसे ये पूछ लिया जाएगा इसमें से कौन सा प्रिंसिपल आपकी साइंटिफिक मैनेजमेंट का नहीं है। इस तरीके से आपका एमसीक्यू बन सकता है। गॉट इट? आगे है कुछ टेक्निक्स हमारे साइंटिफिक मैनेजमेंट की, काम करने की बेस्ट टेक्निक बताई गई है। सबसे पहली टेक्निक है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। किसी भी काम का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना दो, कोशिश करो उस काम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके उसको सिंप्लीफाई कर दो ताकि चीजें बेटर तरीके से समझ आ सके। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट है आपका मेथड स्टडी। मेथड स्टडी के अंदर बच्चे आपकी ये है, आप इसका टेक्निक का नाम था स्टडी करके, ये आपकी टेक्निक है। उस स्टडी के अंदर 4 टाइप की स्टडी आती है। एक है आपकी टाइम स्टडी, सेकंड है आपकी फैटिग्यू स्टडी,
थर्ड है आपकी मोशन स्टडी एंड फोर्थ है आपकी मेथड स्टडी। इस स्टडी टेक्निक के अंदर ये 4 टाइप की स्टडी दी गई है, जिसमें आपको ये बताया गया है कि मेथड स्टडी के अकॉर्डिंग हर एक काम को करने का बेस्ट मेथड होना चाहिए। मोशन स्टडी के अंदर ये बताया गया है, हमें स्टडी करना है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नंबर ऑफ अननेसेसरी मोशन को कैसे कम किया जा सकता है, जिसकी वजह से कोई भी ह्यूमन बींग है उसको थकान कम होगी। बाय चांस थकान हो रही है, फैटिगी चढ़ रही है, तो आप उसको रेस्ट का टाइम दो। एज कंपेयर आप उसे 8 घंटे लगातार काम करवा रहे हो, उसके बदले में आप 7 घंटे उससे काम करवाओ, बीच में 1 घंटा रेस्ट तक का दे दो, तो 7 हावर उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा रहेगी। 7 हावर में आपको रिजल्ट ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर कि वो 8 हावर मशीन की तरीके से काम करने लग रहा है। एंड द लास्ट वन इज टाइम स्टडी। टाइम स्टडी आपका हर एक काम को करने का एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर देती है कि ये काम जो है वो इतनी देर में इतने टाइम पे यहाँ पे खत्म हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद है आपकी सेकंड डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम आपको ये बोलता है हर एक वर्कर का जो वेज रेट है, उसकी सैलरी है वो अलग अलग होनी चाहिए। कैसे अलग होनी चाहिए? जो जितना ज्यादा काम करता है उसको इतनी सैलरी दो। ये नहीं है कि एक वर्कर बैठ के जाता है वो भी 20,000 ले रहा है और एक वर्कर जो है वो सारे दिन काम करता है वो भी 20,000 ले रहा है। इससे होगा क्या? जो बैठ के जाता है वो आलसी होता जाएगा, वो काम नहीं करेगा लॉन्ग टर्म में भी, और जो काम कर रहा है उसको मोटिवेशन नहीं मिलेगा कि मैं क्यों ही अकेले इतना एफर्ट्स लगाने लग रहा हूं, तो लॉन्ग टर्म में उसका मोटिवेशन और मोरल बहुत ज्यादा डाउन चला जाएगा, जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है आपका फंक्शनल फॉरमैनशिप। फंक्शनल फॉरमैनशिप ये एक ऐसी टेक्निक है जहां पे एक वर्कर के ऊपर आपके 2 टाइप के इंचार्ज बिठा दिए गए हैं। मैं इसको एक नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन कर दूं, वेट देखो। फंक्शनल फोरमैनशिप। अकॉर्डिंग टू फंक्शनल फॉरमैनशिप टेक्निक, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाला, मतलब कि प्लानिंग इंचार्ज, प्लान करने वाला, और प्रोडक्शन करने वाला अलग होना चाहिए। ये तो है जो एक्चुअली में काम करेगा, ये है जो उस काम को प्लान करेगा। तो फंक्शनल फॉरमैनशिप के अंदर ये बोला कि जो प्लान करेगा वो एक अलग पर्सन होना चाहिए और जो एक्चुअली में वर्क करेगा वो एक अलग पर्सन होना चाहिए। ऐसा क्यों? ताकि हमें एक ट्रांसपेरेंसी बेटर मिले और सबकी एफिशिएंसी बेटर हो, रिजल्ट बेटर मिल सके चीजों का। और इन सब के अंदर आपके फर्दर 4 स्पेशलाइज्ड पर्सन आएंगे। प्लानिंग इंचार्ज के अंदर आता है आपका रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, एक सेकेंड, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर, इसमें है, एक सेकेंड, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर, रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, और एक और था रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। अभी मेरे को ये यहाँ पे 4th फॉरमैन का नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, मैं चेक करके कमेंट में डाल दूंगी, आपको याद हो तो प्लीज आप कमेंट करके बताना। गॉट इट? इन सब के नीचे आता है हमारा वर्कर जो काम करता है। क्लियर यहाँ तक? तो फंक्शनल फॉरमैनशिप ये टेक्निक है आपकी। ये थी हमारी कंप्लीट साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको याद क्या रखना है, सारी की सारी टेक्निक्स के बारे में याद रखना है और ये 4 प्रिंसिपल याद रखने हैं। वर्कर के ऊपर ये काम करता है, ये याद रखना है। लोअर लेवल वर्कर, लोअर लेवल मैनेजमेंट के ऊपर ये थ्योरी वर्क करती है। आगे आ जाओ। अब है आपकी नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी हेनरी फ्योल ने दी है।
हेनरी फ्योल ने जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी दी है, इसके अंदर इनका फोकस ओवरऑल मैनेजमेंट की तरफ था। इनका आप कह सकते हो टॉप एंड मिडल लेवल मैनेजमेंट पे फोकस था। इनके जितने भी प्रिंसिपल हैं वो वर्क करते हैं टॉप एंड मिडल लेवल मैनेजमेंट के लिए। इनके 14 प्रिंसिपल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। डायरेक्ट 14 प्रिंसिपल पे चलती हूँ। ये है, इसको स्टार मार्क कर लो। 14 के 14 प्रिंसिपल याद होने चाहिए। वन बाय वन प्रिंसिपल करते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है यहाँ आपका डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल आपको क्या बोलता है? ये बोलता है कि हमें जो है वो वर्क को डिवाइड कर देना चाहिए नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट, और हर पार्ट उस पर्सन को देना चाहिए जो खुद ये कहता है कि इस पार्ट में मैं स्पेशलाइज्ड हूं, ताकि हमें स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिल सके। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, वर्क जो है वो सिंप्लीफाई हो सके, एक बेटर तरीके से काम हो सके। तो साइंटिफिक नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी आपको ये बोलती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी का डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल आपको ये बोलता है कि वर्क को स्मॉल स्मॉल पार्ट के अंदर सिंप्लीफाई कर दो और हर एक पर्सन को एक वर्क दे दो जिसमें वो स्पेशलाइज्ड खुद को मानता है। क्लियर? नेक्स्ट है आपका इस अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल आपको ये बोलता है कि आपने जिस एम्प्लॉय को जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उसके प्रोस्पेक्टस से उसको उतनी अथॉरिटी, उसको उतनी पावर देने की भी जरूरत है। दो टर्म है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है बेटा मतलब जिम्मेदारी, अथॉरिटी का मतलब है पावर। आपने अगर किसी वर्कर को, किसी एम्प्लॉय को कोई जिम्मेदारी दी है तो उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए जिस पावर की जरूरत है, जिस अथॉरिटी की जरूरत है, वो अथॉरिटी भी आपको देनी पड़ेगी ताकि काम हमारा बेटर तरीके से हो सके। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद है नेक्स्ट आपका डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब यहाँ पे वो आप वाला डिसिप्लिन या हमारा वाला डिसिप्लिन नहीं है बेटा। डिसिप्लिन का मतलब है यहाँ पे कि आप सबके डिसीजन के रिस्पेक्ट करना, ओबीडियंट रहना सबके लिए, सबके एग्रीमेंट पे वर्क करना। आप सिर्फ सेल्फिश होके काम नहीं कर रहे हो, आप दूसरों के रूल रेगुलेशन के रिस्पेक्ट कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन के जो नॉर्म्स है उनको फॉलो कर रहे हो। ये है यहाँ पर डिसिप्लिन का मतलब। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद नेक्स्ट है आपका यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल आपको ये बोलता है कि एक सबॉर्डिनेट को एक ही सुपीरियर कमांड देगा ताकि कंफ्यूजन ना हो, अकाउंटेबिलिटी फिक्स रहे और ट्रांसपेरेंसी रहे। दोबारा सुन लो, दो प्रिंसिपल इनमें कंफ्यूजन होती है, एक है यूनिटी ऑफ कमांड एंड द सेकंड वन इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इसमें कंफ्यूजन कैसे होती है ये सुन लो। यूनिटी ऑफ कमांड तो आपको ये बोलता है कि एक सबॉर्डिनेट को एक ही सुपीरियर कमांड देगा, एक सबॉर्डिनेट के ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए, कमांड देने वाला एक होना चाहिए। ये बोलता है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या बोलती है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी एक्टिविटी हो रही है उन सबका मोटिव, उन सबका ऑब्जेक्टिव एक ही होना चाहिए। जितनी भी एक्टिविटी की जा रही है उन सबकी डायरेक्शन एक होनी चाहिए, ग्रोथ। क्लियर यहाँ तक? सब अपने अपने फायदे के लिए ना काम करें, कॉमन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने वाली एक्टिविटीज का। ये बोला जाता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के थ्रू। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद आपका सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट या सबॉर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट। ये प्रिंसिपल आपको बोलता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है वो ही आपको एक इंडिविजुअल का भी इंटरेस्ट होना चाहिए। आप अपने इंटरेस्ट के लिए काम किए जा रहे हो, मैनेजमेंट आपसे अपने फायदे के लिए काम करवाए जा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। आपका भी ग्रोथ हो, ऑर्गेनाइजेशन की भी ग्रोथ हो, दोनों मिलकर काम करें। तो ये बोला गया सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। जो इंडिविजुअल पर्सन का इंटरेस्ट है, जो हर एक एम्प्लॉय का इंटरेस्ट है, हर एक वर्कर का इंटरेस्ट है, उन सबको मिलाकर ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जनरल इंटरेस्ट बनना चाहिए। यू नहीं है कि वर्कर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं एंड मैनेजमेंट इस डायरेक्शन में जा रही है, आपका इंटरेस्ट कुछ और है और आपकी मैनेजमेंट का इंटरेस्ट या ऑब्जेक्टिव कुछ और है। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। जो आपका
आपका इंटरेस्ट है, आपकी कलीग का इंटरेस्ट है, आपके सबॉर्डिनेट का इंटरेस्ट है, आपके सुपीरियर का इंटरेस्ट है, सभी का इंटरेस्ट ही ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट आपका रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन में आपको ये बोला गया है कि फेयर रिम्यूनरेशन होना चाहिए एम्प्लॉय के लिए। अगर एक एम्प्लॉय सेम पोस्ट पे वर्क कर रहा है, सेम जॉब रोल पे वर्क कर रहा है, सेम स्किल है, सेम नॉलेज है, सेम एक्सपीरियंस है, तो उन दोनों एम्प्लॉय की सैलरी रिम्यूनरेशन रिटर्न भी सेम ही होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। क्लियर। एक सेकेंड, थोड़ा से आई थिंक सुनो 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 एक बार। एक तो है रिम्यूनरेशन, दूसरा है इक्विटी। इन दोनों में डिफरेंस समझना। इक्विटी तो आपको ये बोलता है कि सेम नॉलेज स्किल सेट है तो आपकी सैलरी जो है वो दोनों के इक्वल होनी चाहिए। लेकिन रिम्यूनरेशन आपको ये बोलता है कि जितने एक पर्सन का स्किल सेट है उसके हिसाब से उसको सैलरी पे करो, अंडर पे या ओवर पे मत करो। क्लियर। रिम्यूनरेशन बात करता है अंडर पे या ओवर पे की, जितनी उसकी नॉलेज है, जितनी स्किल है, जितना एक्सपीरियंस है, जितना उसको ज्ञान है, उसके हिसाब से उसको फेयर रिम्यूनरेशन दो, ना ही कम दो ना ही ज्यादा दो। इक्विटी उल्टा ये बोलता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो एम्प्लॉय सेम नॉलेज स्किल के साथ है तो दोनों को इक्वल दो, ये बोलता है इक्विटी। क्लियर यहां तक। आगे आ जाओ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। प्रिंसिपल का नाम आपका सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन है, यहाँ इसको ठीक कर लेना। ओनली सेंट्रलाइजेशन अगर क्वेश्चन में आता है तो उसको गलत कर देना, सेंट्रलाइजेशन कोई प्रिंसिपल नहीं है, प्रिंसिपल का नाम है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये प्रिंसिपल आपको बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी डिसीजन मेकिंग है वो सेंट्रलाइज्ड भी होनी चाहिए और कुछ हद तक डिसेंट्रलाइज्ड भी होनी चाहिए। अगर हर चीज को आप सेंट्रलाइज कर दोगे तो जो कम्युनिकेशन है, डिसीजन मेकिंग है, वो काफी ज्यादा स्लो हो जाएगी और उसमें डाइवर्सिटी नहीं आ पाएगी। अब सब अपने अपने तरीके से डिसीजन नहीं ले पाएंगे। लेकिन वहीं पे हर चीज को हम सबको डिवाइड करके भी निकल चल सकते, तो जो मेन मेन इंपॉर्टेंट डिसीजन वो उसकी पावर टू टेक डिसीजन कुछ हाथों में ही होना चाहिए। ये बोला जाएगा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी ए बैलेंस बिटवीन द सेंट्रलाइजेशन एंड द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। नेक्स्ट आपका स्केलर चेन। स्केलर चेन एक फॉर्मल वे है कमांड देने का फ्रॉम टॉप टू बॉटम, कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, देखो यहां समझो, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसका डिपार्टमेंट 1 है, ये इसका डिपार्टमेंट 2 है, एम्प्लॉय इसके, ये सारे इसके एम्प्लॉयज हैं। अकॉर्डिंग टू बेसिक अगर हम स्केलर चेन को फॉलो करते हुए चलते हैं तो कोई भी डिसीजन जाएगा तो जो इस वर्कर की प्रॉब्लम है ये लोअर लेवल को बताएगा, लोअर लेवल वाला आपकी मिडिल लेवल को बताएगा, मिडिल लेवल आपका टॉप लेवल को बताएगा। सेम फॉर दिस डिपार्टमेंट एज वेल। लेकिन जब हमारी कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आती है, हम स्केलर चेन को फॉलो नहीं कर सकते, तो उस केस में क्या है कि ये वाला वर्कर जो है वो डायरेक्टली इनसे कांटेक्ट करता है और इस फिनोमेना को बोला जाता है गैंग प्लैंक। इसको बोला जाता है गैंग प्लैंक। क्लियर। ये है आपका स्केलर चेन। स्केलर चेन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन के लिए एक फॉर्मल चेन होनी चाहिए। ये आपका एक फॉर्मल चेन को एक्सप्लेन करता है ये वाला पार्ट। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन आपको दी गई है, वो एक्सेप्शन है इमरजेंसी के केस में अगर आप इस तरीके से कम्युनिकेशन करते हो तो उस एक्सेप्शन का आपको नाम दिया गया है जो कि है गैंग प्लैंक। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं किसी को? आगे आ जाओ। ऑर्डर। ऑर्डर ऑर्डर प्रिंसिपल आपको ये बोलता है हर एक चीज का एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए जहां पे वो मिले। ये नहीं है कि कोई चीजें कहीं रखी हुई है, हर चीज का एक प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए।
ताकि आपको चीजें ढूंढने में ना दिक्कत हो। आप स्कूल में जाते हो, आप कॉलेज में जाते हो, हर एक टीचर का एक अपना प्लेस है कि इस टीचर का यहाँ पे ये टीचर आपको मिलेगी। इसी तरीके से मैनेजमेंट के अंदर ऑर्गेनाइजेशन की सबकी अपनी टेबल चेयर फिक्स है कि ये पर्सन इस चेयर पे बैठता है, यहीं पे ये आके बैठ के अपना काम करेगा। तो दिस इज ऑर्डर कि हर चीज का एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए। द प्रॉपर प्लेस इंक्लूडिंग आपके ह्यूमन बीइंग का भी और आपकी रिसोर्सेस का भी, ताकि मिक्स एंड मैच चीजें ना रहे। नेक्स्ट आपका स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर आपकी जॉब सिक्योरिटी की बात करता है कि हर एक एम्प्लॉय को जॉब सिक्योरिटी दी जानी चाहिए ताकि वो अपने बिना किसी रिस्क लेवल के काम कर सके। गॉट इट। नेक्स्ट है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव आपको ये बोलता है कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा खुद अपने नए नए इनिशिएटिव ले ताकि एक क्रिएटिविटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनी रहे। गॉट इट। एंड द लास्ट वन इज द एस्पायर्ड डी क्रॉप। एस्पायर्ड डी क्रॉप आपका प्रिंसिपल प्रमोट करता है टीम वर्क को, कि आपको अपना टारगेट पूरा नहीं करना, आपको उसका टारगेट पूरा नहीं करना, आपको एक टीम का टारगेट पूरा करना, आपको मिलकर काम करना है। क्लियर यहां तक? यहां तक सारा समझ में आया? किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। ये थी हमारी सेकंड थ्योरी। थर्ड क्लासिकल थ्योरी है आपकी ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, जो कि मैक्स वेबर ने दी है। ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी आपकी रिजिडिटी को शो करती है। ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी आपको ये बोलती है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्लियर रूल ऑफ हायरार्की होनी चाहिए। जो भी डिसीजन ले रहे हो वो बिना किसी बायसनेस के आप लोगे, और जो प्रमोशन कर रहे हो आप ऑर्गेनाइजेशन में वो हमेशा मेरिट बेस होना चाहिए। तो ये थ्योरी आपकी सिर्फ और सिर्फ रिजिडिटी पे वर्क करती है, अथॉरिटी पे वर्क करती है। ये एक ह्यूमन रिलेशन प्रोस्पेक्टस को इग्नोर करके चलती है कि अगर तुम काम करोगे तो ही तुम्हें रिटर्न मिलेगा। कंप्लीटली इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वर्कर को मशीन की तरीके से कंसीडर किया जाता है और रिजिडिटी बहुत ज्यादा होती है। ऑर्गेनाइजेशन का फिक्स स्ट्रक्चर है, इसी तरीके से काम होगा, दूसरा तरीका नहीं एक्सेप्ट होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। क्लियर यहां तक? ये है आपकी ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। एक ही टेबल पे सारी की सारी थ्योरीज आपके लिए मैं लेके आई हूं। एक चीज और छोटा सा यहाँ पे आपको ध्यान में दिलाना चाहूंगी। ये देखो, आपके जो भी एचटेट का एग्जाम हुआ था ना, उसमें क्वेश्चन बना था हेनरी फ्योल के ऊपर। हेनरी फ्योल ऑप्शन दे रखे हैं, या फ्रेंच मैनेजर है, यूएसए इंजीनियर है, फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट है, अकेडमिशियन है ऑस्ट्रेलियन का। तो ये ध्यान रखोगे कौन से प्रोपाउंडर की ईयर क्या है थ्योरी का, किसने कौन सी थ्योरी दी है कौन से ईयर में, और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। ये चीजें आप ध्यान रखोगे सारे के सारे। क्लियर? साइंटिफिक मैनेजमेंट एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दी है 1911 के अंदर। एडमिनिस्ट्रेटिव हेनरी फ्योल ने दी है 1916 के अंदर। ब्यूरोक्रेटिक मैक्स वेबर ने दी है 1922 के अंदर। साइंटिफिक 1911, साथ साथ याद कर लो, साइंटिफिक 1911, एडमिनिस्ट्रेटिव 1916, ब्यूरोक्रेटिक 1922। क्लियर? एफ.डब्ल्यू. टेलर यूएसए इंजीनियर, हेनरी फ्योल आपके फ्रेंच मैनेजर, मैक्स वेबर जर्मन सोशलिस्ट है आपके। साइंटिफिक का मेन फोकस एरिया वर्कर पे था और उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके। एडमिनिस्ट्रेटिव का मेन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल पे था कि हम कैसे काम को मैनेज बढ़िया कर सकते हैं। ब्यूरोक्रेटिक आपकी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर और अथॉरिटी की बात करती थी। समझ में आ गया सारा? आगे चले, आगे आओ। अब पढ़ते हैं हम नियो क्लासिकल थ्योरी। नियो क्लासिकल थ्योरी को आप बिहेवियरल थ्योरी भी बोलते हो।
एंड दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन रिलेशन। न्यू क्लासिकल थ्योरी के अंदर आपकी दो नहीं, इसमें बहुत सारी हैं, लेकिन बिहेवियरल थ्योरी में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की थ्योरी है जो कि हमारी सेकंड पार्ट में होंगी, इसी सीरीज के सेकंड पार्ट के अंदर हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की थ्योरी पढ़ेंगे, वो सारी की सारी इसका पार्ट बनती है। लेकिन मेजर बाइफर्केशन देखिए तो नियो क्लासिकल थ्योरी दो है, ह्यूमन रिलेशन एंड बिहेवियरल अप्रोचेस। बिहेवियरल के अंदर बहुत सारी थ्योरीज है। गॉट इट? चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत शॉर्ट में, बिल्कुल क्रिप्स में मैं ये चीजें आपके लिए लेके आई हूँ। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी किसने दी है? ह्यूमन रिलेशन थ्योरी एल्टॉन मायो ने दी हो। एल्टॉन मायो को आप फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन भी कहा जाता है। वो इज द फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन, एल्टॉन मायो। एल्टॉन मायो ने आपका एक हॉर्थॉन एक्सपेरिमेंट, या जिसको आप हॉर्थॉन स्टडी भी बोलते हो, वो कंडक्ट किया था। कब हुई थी ये आपकी थ्योरी? ये थ्योरी आई थी आपकी 1924 से 1932 तक। पहले वाली मेरे को सारी बता दो। साइंटिफिक मैडम 1911, एडमिनिस्ट्रेटिव मैडम 1916, ब्यूरोक्रेटिक 1922, उसके बाद आपकी ह्यूमन रिलेशन 1924। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ये बोला गया कि आप वर्कर को मशीन नहीं समझ सकते। अगर आप उसके इमोशंस के साथ वर्क करते हो, उसकी चीजों को, उसकी फीलिंग्स को समझते हो, उसकी जरूरतों को समझते हो, उसके हिसाब से उसे काम देते हो, तो एक वर्कर की एफिशिएंसी ज्यादा होगी। इसके अंदर आपको ये बताया गया कि कोई भी वर्कर सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करता। हाँ, पैसे के लिए काम किया जाता है, लेकिन सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं होता, ये इस थ्योरी के अंदर बताया गया। इस थ्योरी के अंदर ह्यूमन की इंपॉर्टेंस बताई गई है। रेदर देन ह्यूमन को हमें एक एसेट समझना चाहिए, ना कि एक मशीन समझना चाहिए। ह्यूमन हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं है, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एसेट है। एसेट को जितना बेटर तरीके से रखोगे वो उतना ज्यादा ग्रो करेगी। और एक लौती ह्यूमन एक ऐसी एसेट होती है जिसकी टाइम के साथ हमेशा वैल्यू इंक्रीज होती है। इसके अलावा जितनी भी एसेट्स होती हैं हमारी, उन सब की टाइम के साथ वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। देन ह्यूमन इज ओनली ए सिंगल एसेट इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन जिसकी टाइम के साथ वैल्यू हमेशा इंक्रीज होती है। तो ह्यूमन रिलेशन को समझाने के लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिस एक्सपेरिमेंट का नाम हॉर्थॉन एक्सपेरिमेंट पड़ा। इसके अंदर क्या था? इसके अंदर ये था कि हमने एक कुछ वर्कर्स को बिल्कुल रिजिडिटी वाले एनवायरनमेंट के अंदर रखा कि अगर आप कोई भी रेस्ट करते हो तो आपको करंट लगेगा। दूसरी तरफ वर्कर्स को हमने एक फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट के अंदर रखा कि आपको जब रेस्ट की नीड है आप थोड़ा बहुत रेस्ट कर सकते हैं, बाकी आप अपने काम पे फोकस करेंगे। तो इसका आउटकम क्या निकला? इसका आउटकम ये निकला कि सोशल फैक्टर, जो हमारे फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट हमने जिनको दिया था, हमने जिनको सोशल ग्रुपिंग करने की परमिशन दी थी, वहां का रिजल्ट, वहां की प्रोडक्टिविटी ज्यादा निकली है एज कंपेयर जिसको हमने एक रिजिडिटी वाला एनवायरनमेंट दिया था। आपकी सिर्फ फिजिकल कंडीशन जरूरी नहीं है, आप उनको एसी वाला कमरा दे रहे हो, बढ़िया कुर्सी दे रहे हो, सिर्फ वो जरूरी नहीं है। उसके साथ साथ सोशल फैक्टर भी एक ह्यूमन की प्रोडक्टिविटी पे इम्पेक्ट करते हैं। ये कंक्लूजन निकाला था हमारे ह्यूमन रिलेशन अप्रोच ने। क्लियर यहाँ तक? डन। बिहेवियरल थ्योरी के अंदर 3 थ्योरीज पढ़ते हैं, बाकी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ही, इनको भी मैं शॉर्ट में ही बताऊंगी क्योंकि आगे हम इसको कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली है आपकी अब्राहम मैस्लो की थ्योरी, नीड हायरार्की थ्योरी जिसको बोला जाता है। अब्राहम मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी आपकी मोटिवेशन थ्योरी है, जो ये बोलती है कि हर एक ह्यूमन की
टाइम के साथ साथ जरूरतें बढ़ती जाती हैं। जब वो फर्स्ट जॉब करता है तो उसका मेन होता है कि फिजियोलॉजिकल एनवायरमेंट मिले उसको, बढ़िया रोटी कपड़ा मकान मिले, इतना मिले कि वो अपना गुजारा कर सकता है, अच्छे 2 टाइम का खाना पीना कर सकता है, अपने घर में आराम से रह सकता है। ये होती है उसकी सबसे पहली नीड। दूसरी नीड में आती है आपकी सेफ्टी नीड। अब वो अच्छे से रह रहा है, उसके पास खाने पीने का बहुत पैसा है, इतनी वो सेविंग भी कर चुका है, तो वो कहेगा कि आप मेरे पास जॉब सिक्योरिटी भी तो होनी चाहिए ना। तो सेकंड आती है आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। थर्ड नीड है आपकी सोशल नीड। सोशल नीड का मतलब है द ह्यूमन इज ए सोशल मैन। तो हम, हर एक ह्यूमन बीइंग चाहेगा कि सोसाइटी से उसे प्रेज मिले, उसे तारीफ मिले, उसका जो काम किया जा रहा है उस पे एप्रिसिएशन उसको दिया जाए सोसाइटी से। तो ये आती है उसकी थर्ड नीड। फोर्थ है आपकी एक्सट्रीम नीड। सेल्फ एक्सट्रीम नीड का मतलब है कि वो खुद में खुद को बेटर बना सके, वो खुद की एक वो लेवल देख सके कि हाँ मैं बेटर कर रहा हूँ। एट लास्ट जो वो खुद को जहाँ देखना चाहता था, जो उसको लगता था एक्चुअली में वो है आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जो एक्चुअली वो पर्सन है वो बन जाए, उसको फेक पर्सनैलिटी बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? इस तरीके से आपकी नीड हायरार्की थ्योरी वर्क करती है। नेक्स्ट है आपकी थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, जो एमसी डॉगलस ने आपको दी है। ये बोलती है थ्योरी एक्स के अंदर आपके वो वर्कर्स आते हैं जो हमेशा काम को डिसलाइक करते हैं, वो आलसी टाइप के होते हैं, उनको काम करना पसंद नहीं, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना पसंद नहीं है। वो एक स्ट्रिक्ट, उनको काम करवाने के लिए आपको उनके ऊपर एक स्ट्रिक्ट सुपरविजन की जरूरत पड़ती है। वहीं पे दूसरी टाइप के पर्सन ऐसे होते हैं, ये हमारी पर्सनैलिटी की थ्योरी है वैसे। दूसरे टाइप के पर्सन हमारे ऐसे होते हैं, जो थ्योरी वाई जिसके लिए बनाई गई है, कि कुछ वर्कर हमारे ऐसे होते हैं जिनको नेचुरली ही काम करना पसंद है, नए नए चैलेंजेस लेना पसंद है, क्रिएटिव होते हैं, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना पसंद है। तो हमें जिस टाइप का हमारा वर्कर है उस हिसाब से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करके चलना चाहिए। गॉट इट? नेक्स्ट आपकी फ्रेडरिक हर्बर्स की 2 फैक्टर थ्योरी। ये भी आपकी मोटिवेशन की थ्योरी है। ये बोलती है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना 2 तरीके के फैक्टर होते हैं, एक है हाइजीन फैक्टर और एक है मोटिवेटर फैक्टर। हाइजीन फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर एब्सेंट है, क्या है एक सेकेंड, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर एब्सेंट है तो आप डिसैटिस्फाइड हो जाओगे। आप डिसैटिस्फाइड हो जाओगे। वहीं पे मोटिवेटर फैक्टर अगर एब्सेंट है, अगर एब्सेंट है तो आप डिसैटिस्फाइड नहीं होंगे। लेकिन अगर ये प्रेजेंट है तो आपको मोटिवेशन मिलेगा, बढ़िया सेटिस्फेक्शन से काम कर पाओगे। मतलब समझो, देखो ध्यान से समझना, एक है हाइजीन फैक्टर, एक है मोटिवेशन फैक्टर। हाइजीन फैक्टर बेटा वो फैक्टर जो बेसिक फैक्टर जिनकी जरूरत ही जरूरत है, पानी की फैसिलिटीज, वेंटिलेशन की फैसिलिटीज, फर्स्ट एड की फैसिलिटीज, सैलरी टाइम पे मिल रही है, ये ऐसी चीजें हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर प्रेजेंट है ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, भाई ये तो होनी ही चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो तुम डिसैटिस्फाइड हो जाओगे, तुम काम ही नहीं करोगे। वहीं पे दूसरा मोटिवेटर फैक्टर, मोटिवेटर फैक्टर का भी एक है प्रेजेंट और एक एब्सेंट। अगर मोटिवेटर फैक्टर एब्सेंट है कोई दिक्कत नहीं है, जैसा चल रहा है, ना ही तुम मोटिवेट हो रहे हो ना ही तुम डीमोटिवेट हो रहे हो। लेकिन वहीं पे मोटिवेटर फैक्टर प्रेजेंट है आपके, तो आपको नया मोटिवेशन मिलता है, ग्रोथ मिलती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती है, बढ़िया काम करते हो, सेटिस्फेक्शन बढ़ती है आपकी। तो हाइजीन फैक्टर के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना होने से डिसैटिस्फाइड हो जाओगे, डीमोटिवेट हो जाओगे। मोटिवेटर फैक्टर के होने से मोटिवेशन मिलेगा, सेटिस्फाइड रहोगे, ना होने से कोई डिमोटिवेट नहीं होगे, लेकिन बढ़िया काम भी नहीं होगा, बस जैसा है वैसा ही चलता रहेगा। क्लियर यहां तक?
एक पॉइंट यहाँ पे और ध्यान रखना, जो आज के मोटिवेटर फैक्टर है ना, वो कल के आपके हाइजीन फैक्टर बन जाते हैं। आज आपको 10,000 सैलरी मिल रही है, आपके लिए वो बहुत बढ़िया मोटिवेशन, जैसे जैसे एक्सपीरियंस लेते जाओगे डिमांड बढ़ती जाएगी। अब आप 10,000 सैलरी में खुश नहीं हो, अब आपको हाइक चाहिए। तो जो ये आपका आज का मोटिवेटर फैक्टर था कि मुझे 10,000 मिल रहे हैं, वो कल का हाइजीन फैक्टर बन जाएगा कि भाई मैं इस लायक हूं जो मुझे मिल रहे हैं। बेसिक बन जाएगा फिर तो आपके लिए। क्लियर यहां तक भी? ये थी हमारी सारी की सारी नियो क्लासिकल थ्योरी। अब आगे बढ़ते हैं मॉडर्न थ्योरी पे। मॉडर्न थ्योरी के अंदर 3 टाइप की थ्योरी है, सिस्टम अप्रोच, कंटिजेंसी अप्रोच एंड द डिसीजन अप्रोच। स्टार्ट करते हैं, इसको भी बिल्कुल शॉर्ट क्लिप्स में लेके आई हूँ, ध्यान से समझना। 1 मिनट का वेट लेती हूँ बस, तब तक आप एक बार इसे रीड करो। कहीं नहीं जा रही हूँ, बस वेट करो, गला दुखने लग गया था यही में बैठे तुम्हारे सामने, एक बार इसके तब तक रीड कर लो आप। चलो ये तो करवा ही देती हूँ। उसके बाद हमारा क्या है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, इंडिविजुअल। देखो मैं आपको थोड़ा सा एजेंडा बता देती हूँ, कल की क्लास में हम क्या करने वाले हैं। अब मेरे को ये पता है आधे बच्चे तो 2 मिनट का वेट बोलते ना भाग भी गए होंगे। मैं सुबह से क्लास ले रही थी कॉलेज में, 3 क्लास लिया, अब घर पे आते ही तुम्हारे लिए क्लास शूट कर रही हूँ, फिर तुम भाग जाते हो बीच में। देखो जो भाग के जा रहे हैं ना, तुम खुद के लिए अगर यहीं तक अभी तक क्लास में प्रेजेंट हो, पहले तो खुद को एक बार शाबाशी दे लो, क्योंकि मेरे को ये पता है एजुकेशन वीडियो या एजुकेशन कंटेंट एक ऐसा है जिसपे ग्रोथ बहुत डिफिकल्ट है। आपको एक जो कहते हैं ना, सोने की प्लेट में परोस के देना पड़ता है बिल्कुल। तो बहुत सारे बच्चे अभी तक वीडियो छोड़ के जा चुके होंगे, लेकिन जो बच्चे हैं, इतना प्रॉमिस करो कि कंप्लीट वीडियो देखोगे, और मैं ये प्रॉमिस करती हूँ रेगुलर बने रहोगे, कुछ ना कुछ सीख के ही जाओगे। इतना शॉर्ट में आपको सारी चीजें मैं लेके आ रही हूँ। यहाँ तक फाइनेंस की इतनी प्यारी प्यारी वीडियोस मैंने आप लोगों के बनाई है। प्लेलिस्ट को रेफर करना बिल्कुल मत भूलना भाई। बहुत ज्यादा भी नहीं है, 6 से 7 घंटे का कंटेंट है मैक्सिमम, जिसमें आपकी एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करवाई है मैंने साथ साथ। आगे का देखते हैं। देखो कल जो हम करने वाले हैं, कल हम ये सारी पर्सनालिटी की सारी थ्योरी करेंगे, परसेप्शन की थ्योरीज करेंगे, लर्निंग, मोटिवेशन और एटीट्यूड, ये करेंगे हम कल की क्लास में। परसों की क्लास में हमारे होप सो ये दोनों चीजें कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि सिर्फ इसमें लीडरशिप की थ्योरीज और कम्युनिकेशन की थ्योरीज है। बाकी ग्रुप और टीम में डिफरेंस पढ़ना है, वो छोटे छोटे से टॉपिक है, ठीक है। देन ये होगी हमारी सेकेंड क्लास के लिए, ये होगा थर्ड क्लास के लिए। फोर्थ क्लास में लेके आऊंगी इंटरनेशनल बिजनेस की थ्योरीज, इंटरनेशनल बिजनेस की थ्योरीज, और फिफ्थ में आगे प्लान कर लेंगे। तुम्हारी कोई डिमांड हो तो बिल्कुल तुम भी बता सकते हो कि मैडम ये वाला टॉपिक करवा दो, मैं वही उठा लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अभी के लिए इसको करते हैं सिस्टम अप्रोच। बेटा सिस्टम अप्रोच क्या होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन ना एक सिस्टम के तरीके से वर्क करती है। हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ हम इनपुट देते हैं, वो प्रोसेस होता है और हमें आउटपुट मिलता है। सिस्टम अप्रोच किसने दी है, ये ध्यान रख लेना इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टल बेनार्ड ने आपकी सिस्टम अप्रोच दी है। ये इसमें क्या बताया गया है सिस्टम अप्रोच के अंदर, कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी काम होते हैं ना, वो सारे काम इंटर रिलेटेड होते हैं। वो सारे काम कैसे होते हैं, वो इंटर रिलेटेड होते हैं। आप ये नहीं कह सकते कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम आता है जी ये मेरा काम नहीं है, मैं नहीं करूंगा। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है तो ये आपका ही काम है और आपको ही करना है। आप जो काम करके दे रहे हो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है वो डिपेंड करेगा फाइनेंस पे, फाइनेंस डिपार्टमेंट डिपेंड करेगा एचआर पे, एचआर डिपार्टमेंट डिपेंड करेगा अगेन मार्केटिंग पे। तो ऑर्गेनाइजेशन इज ए सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड पार्ट्स। तो आप सिर्फ अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते, ये बताया है आपके सिस्टम अप्रोच ने। मॉडर्न थिंकर्स हैं ये सारे के सारे, ध्यान रख लेना। तो हम मॉडर्न थ्योरीज पढ़ रहे हैं, तो यहाँ ये बताया है
आप ये नहीं कह सकते कि हमारा बिजनेस, आप एज ए क्या कहो, क्या लोगे एग्जाम्पल, एज ए मार्केटर पर्सन आप ये नहीं कह सकते जी कॉम्पिटिटर ने बढ़िया कर दिया इसीलिए हमारा नहीं बिक पा रहा। कॉम्पिटिटर ने बढ़िया कर दिया तो आके बताओ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि हम इस तरीके से अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करेंगे तो हमारा काम होगा। अब उसको, उसके लिए आपकी जो एचआर डिपार्टमेंट है उस टाइप के बंदे सर्च करो जो आपको वो काम करके दे। तो आप सबका काम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। देखो पढ़ो इसको, व्यू ऑर्गेनाइजेशन एज एन ओपन सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन को एक ओपन सिस्टम की तरह रखो। ओपन सिस्टम का मतलब है बाहर का एनवायरनमेंट भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन से इम्पेक्ट करेगा। सरकार ने कोई नया कानून लेके आया है तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्ट डालेगा। तो जैसे कि हमारा इंटरेक्शन होता है एनवायरनमेंट पे, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, हम कोई भी काम देते हैं, वो प्रोसेस होता है, आउटपुट मिलता है, लास्ट में फीडबैक। तो ये आपको बताया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमेशा सिनर्जी बेनिफिट मिलता है। ये सिनर्जी बेनिफिट क्या है? सिनर्जी बेनिफिट के लिए एक एग्जांपल लेती हूँ, सिनर्जी बेनिफिट के लिए एग्जांपल है 2+2=5। हम दो जनों को मिलके और दो जनों के साथ मिलके काम ऐसा करना है कि 5 जनों के बराबर का काम हो जाए, ये है सिनर्जी बेनिफिट। तो सिस्टम अप्रोच आपका फोकस इस एनर्जी बेनिफिट पे करता है कि आपको मिलजुल कर काम करना है, सारा इंटर रिलेटेड पार्ट है। प्रोपाउंडर ध्यान रख लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपकी कंटिंजेंसी थ्योरी। कंटिंजेंसी थ्योरी बेटा आपकी है इफ एंड व्हेन अप्रोच, आप इसे कह सकते हो, या इफ एंड देन अप्रोच आप इसे कह सकते हो। तो कंटिंजेंसी अप्रोच इज ऑल अबाउट द सिचुएशन। किसने दी है? फैडलर ने आपको ये दी है। इस अप्रोच के अंदर आपको ये बताया गया है कि आप एज ए मैनेजमेंट जो है कभी भी रिजिडिटी पे वर्क नहीं करता, फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट आपको रखना पड़ेगा। तो इसके अंदर ये बताया गया है कि मैनेजमेंट को प्रैक्टिस करनी चाहिए ऐसे मैनेजमेंट डिसीजन जो अलग अलग सिचुएशनल फैक्टर में लिए जा सकते हैं। जैसी सिचुएशन होगी वैसा डिसीजन लिया जाएगा। आप फिक्स नहीं कर सकते कि इस टाइप की सिचुएशन है तो ये डिसीजन ले लो, नहीं। उस टाइम पे एनवायरमेंट फैक्टर कुछ और होंगे और दूसरे टाइम पे एनवायरमेंट फैक्टर कुछ और होंगे। तो आपको खुद अपनी ये इतनी कैपेबिलिटी डेवलप करनी है कि सिचुएशन चेंज होती है तो आप एक फ्लेक्सिबल एनवायरमेंट अपनी ऑर्गेनाइजेशन का रखो कि चेंजेबल सिचुएशन के अंदर भी आप अडॉप्ट कर पाओ। समझ में आया? नेक्स्ट आपकी लास्ट डिसीजन थ्योरी। डिसीजन थ्योरी आपकी हर्बर्ट सिमन ने दी है। ध्यान रखना भाई, प्रोपाउंडर इंपॉर्टेंट है, बार बार बता रही हूँ। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि कोई भी डिसीजन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एज ए रैशनल डिसीजन होना चाहिए। डिसीजन थ्योरी आपको ये बोलती है कि हमें फोकस करना चाहिए बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज करने पे, बाय यूजिंग द लॉजिक, बाय यूजिंग द डाटा, बाय यूजिंग द प्रोबेबिलिटी, और उस अगर किसी और ने यूज किया है तो उसका आउटकम क्या निकला। तो डिसीजन थ्योरी फोकस करती है डिसीजन पे कि हमें एकदम से जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। 10 ऑल्टरनेटिव में से बेस्ट डिसीजन छांटना ही हमारा डिसीजन थ्योरी का मेन ऑब्जेक्टिव है कि वी हैव टू चूज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव से एवेल्युएट करके बेस्ट चूज करना है बाउंडेड रैशनैलिटी के अंदर, ताकि कम से कम इंफॉर्मेशन और टाइम के साथ हम चीजों को बेटर मैनेज कर पाए। ये बात करती है आपकी बेटा एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस की। ये बात करती है आपकी एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस की। क्लियर यहां तक? फटाफट एक बार रिवाइज करवा दूं। साइंटिफिक थ्योरी एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दी है, यूएसए से बिलोंग करते हैं, वर्कर के लिए वर्क करती है। इसके अंदर आपकी 4 प्रिंसिपल दिए हैं और कुछ टेक्निक्स दी है। प्रिंसिपल कौन कौन से हैं? प्रिंसिपल हैं आपके कौन कौन से थे, मेरे को याद नहीं आ रही। हाँ, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, मेंटल रिवॉल्यूशन, कॉपरेशन ओवर इंडिविजुअल। बाकी इसमें टेक्निक दी है। फर्स्ट टेक्निक है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। सेकंड टेक्निक है आपकी डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम। थर्ड टेक्निक है आपकी फंक्शनल फॉर्मेनशिप एंड द फोर्थ टेक्निक ऑफ स्टडीज, जिसमें आपके डिफरेंट टाइप की स्टडी आई है।
उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, जिसमें हमारे 14 प्रिंसिपल है, 14 के 14 प्रिंसिपल हमने समझ लिए। फिर ब्यूरोक्रेसी थ्योरी है, मैक्स वेबर ने दी है, रिजिडिटी पे वर्क करते हैं और जर्मन सोशलिस्ट हैं ये आपके, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर और अथॉरिटी के यहाँ पे बात की गई है। नियो क्लासिकल के अंदर हमारे ह्यूमन रिलेशन, एल्टन मायो, फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन एल्टन मायो को बोला जाता है, जिसने की हायरार्की दी है हमारे मोटिवेशन के लिए या हमारी नीड के लिए। उसके बाद है बिहेवियर अप्रोच, जिसमें सबसे पहले मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी है आपकी। अच्छा रुको, ह्यूमन रिलेशन के अंदर कोई हायरार्की नहीं थी, गलत बोल दिया, वो हायरार्की वाला, ये मैस्लो नीड हायरार्की मेरे माइंड में रह गया, उसको भूल जाना। हाँ, बिहेवियरल अब्राहम मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी आपकी दी है, सेफ साइकोलॉजिकल, सेफ्टी, सोशल, सेल्फ एक्सट्रीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। उसके बाद है डॉगलस एमसी जॉर्ज, जिसने दो टाइप की थ्योरी दी है, थ्योरी एक्स एंड द थ्योरी वाई। नेक्स्ट आपके फेडरिक हर्बर्ग, हाइजीन फैक्टर और मोटिवेटर फैक्टर, टू फैक्टर थ्योरी भी से बोला जाता है। उसके बाद है लास्ट आपकी मॉडर्न थ्योरी, सिस्टम थ्योरी, कंटिजेंसी थ्योरी, डिसीजन थ्योरी, सिस्टम कोड थ्योरी। सिस्टम थ्योरी क्रेस्टर बनियार्ड ने दी है, कंटिजेंसी आपकी फेडलर ने दी है, डिसीजन आपकी हर्बर्ट ने दी है। यहाँ तक थी आपकी आज की क्लास। उम्मीद करती हूँ चीजें समझ में आई होंगी, कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछ सकते हो, लेकिन एट लास्ट ए वेरी बिग बिग थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।